गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सबको बेटा आवाज़ सही तरह से आ रही है? कोई दिक्कत? नो। चलिए तो चैप्टर कंटिन्यू करें अपना लास्ट क्लास वाला। वो लास्ट क्लास वाली कहानी सबको समझ में आ गई? मैंने वो वीडियो ग्रुप में यस डाल दी सर। थी, तो आई होप सबने देख ली होगी। अगर किसी ने क्लास मिस की थी लास्ट क्लास वाली, तो आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। मैं एक बार लास्ट क्लास वाली वो बातें दोबारा से रिपीट करूंगा जल्दी से, और उसके बाद हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आज। बेटा हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया, उसका नाम क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल ऑफ अकाउंट। ये लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए एक बारी। फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, किसके बना रहे हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल ओनरशिप है ना। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ऑल्दो आपकी 11th क्लास इस चीज को कंसीडर नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है का मतलब है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स में डील करती है। और उसके अलावा आपके पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो गुड्स को पहले रॉ मटेरियल की फॉर्म में खरीदती है, फिर बनाती है एंड देन सेल करती है। तो ये वाला पार्ट हमारे कोर्स में नहीं था, नॉट इन आवर कोर्स, ये हमने डिस्कस किया भी नहीं था कुछ इसके बारे में। आज मैं आगे की बातें डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, मैंने कुछ अकाउंट्स बताए थे, कौन कौन से अकाउंट्स थे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग बैलेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बट बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। सो कंपनी के केस में हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जगह वर्ड यूज करते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर मैंने आपको बताया आपकी 11th क्लास क्या कहती है। 11th क्लास कहती है कि हम दो तरह से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पहला विदाउट एडजस्टमेंट की फॉर्म में, दूसरा विद एडजस्टमेंट की फॉर्म में। विदाउट एडजस्टमेंट एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का आता है, और विद एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स का आता है। और अगर कोई स्कूल चाहे तो 10 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन भी दे सकता है। आज एक बच्चे का पेपर हुआ था कृष्णा का, उसके पेपर में दोनों टॉपिक्स पूछे गए हैं, विदाउट भी और विद भी। तो ध्यान रखना, एग्जाम के लिए आपके दोनों तरह से इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस से बेसिक से बातें बतानी शुरू करी। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट किस चीज का था बेटा? हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर क्या करते थे? मेजरिंग। मेजरिंग के बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करते थे? रिकॉर्डिंग इन जर्नल। Journal. उसके बाद अगला पॉइंट क्या था? क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग इनटू द लेजर। लेजर। और उसके बाद हम करते थे समराइजिंग। समराइजिंग होती थी ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनते थे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, और पोजीशन स्टेटमेंट आपकी हेल्प करती है टू कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट से आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कौन कौन से अकाउंट? ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस, और पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो आपको Balance बताएगी sheet. आपकी बैलेंस शीट। अच्छा, मैंने आपसे एक बात और सिखाई थी आपको, यहाँ पे टोटल मिलाकर अकाउंट्स में 5 बैलेंस हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। इनमें से कौन से अकाउंट क्लोज हो जाते हैं? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। और क्लोज होने के लिए एक्सपेंस और रेवेन्यू से एक आउटपुट निकलता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। और वो प्रॉफिट और लॉस जाकर कहां पर ऐड हो जाता है? कैपिटल में। प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। और अब 3 ही अकाउंट बचते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एक एसेट, एक लायबिलिटी और एक कैपिटल। तो ये 3 अकाउंट हैं जो एक फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यू होते हैं। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? नो। फिर आपके पास मैंने एक कहानी सुनाई जो कि 3 लोगों की कहानी थी, जिसमें मिस्टर एक्स कौन था? हमारा बिजनेस का मालिक, ऑनर। और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था एक क्रेडिटर और सप्लायर को, और एक डिस्कस किया था हमारे कस्टमर और डेटर को। बेटा कौन किससे सामान खरीद रहा था? एक्स वाई से खरीद रहा था। एक्स वाई से खरीद रहा था, तो एक्स ने परचेज की है और वाई ने क्या की है? सेल। अच्छा, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स बना रहे हैं? एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक्स के बिजनेस करने की 2 जगह थी, कौन कौन सी जगह थी? गोडाउन ऑफिस। गोडाउन फैक्ट्री एक चीज, और दूसरा ऑफिस। अच्छा, जो भी खर्चा गोडाउन के गेट तक इनकर्ड होगा, सामान को खरीदने के लिए होगा, सामान को गोडाउन में लाने के लिए होगा, वो सारा खर्चा डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट होगा। और वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस हम कौन से अकाउंट में क्लोज कर देंगे ले जाकर?
ट्रेडिंग Trading ट्रेडिंग account. अकाउंट में। और जो भी खर्चा आपके ऑफिस से रिलेटेड होगा, जो गुड्स को सेल करने के लिए किया जाएगा, वो सारा खर्चा आपके लिए किस नाम से बोला जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस Profit and loss account. इसमें ट्रांसफर करने का मतलब है कि आपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए। No, sir. अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे? Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं? Net profit. Net profit. और इन सब के बाद इन दोनों जगह पर गोडाउन ऑफिस को मिलाकर आपकी एक बैलेंस शीट बनेगी, जिसमें एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल को शो किया जाएगा। तो टोटल मिलाकर हमें 3 चीजें सीखनी है। आज आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आज मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और बात करूंगा आपसे। हमने लास्ट क्लास में सिर्फ इतना डिस्कशन करके क्लास को क्लोज किया था कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन्हें ट्रेडिंग में ट्रांसफर कैसे करते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कैसे करते हैं। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। यहां तक किसी को कोई लास्ट क्लास का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, वरना हम अपना आज का कंटेंट शुरू करें क्या? बोलिए बेटा। Yes, sir. करें शुरू? चलिए, तो मुझे आप इवन आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर बाद में नोटिंग करनी हो तो बाद में कर लीजिएगा। मुझे एक सिंपल सा मीनिंग बता दो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? Buying and selling. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। इसमें सर्विसेज की बात भी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको क्या चीज बेच रहा हूं या फिर क्या मैं खरीद रहा हूं, मुझे बताइए। गुड्स क्या गुड्स बेचे हैं मैंने आपको आज तक? सर सर्विसेज सर्विसेज। मैं कोई गुड्स नहीं बेच रहा। मैं अगर आपको कोई नोट्स भी देता हूं तो वो मेरी फीस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी कि मैं अलग से कोई चीज आपको बेच नहीं रहा हूं। अब मेरे लिए क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा मेरे बिजनेस के लिए? बनेगा। बोलो बेटा, मेरे बिजनेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा? मैं सोल प्रोप्राइटर हूं या नहीं, पहले बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ऑल्दो एजेस कॉन्सेप्ट प्लस जो है वो पार्टनरशिप है मेरी और आशीष सर की। लेकिन मैं अगर अपने पॉइंट से बोलूं, फॉर एग्जांपल जितनी तैयारी क्लासेस का आप लोगो देख रहे हो ऊपर, ये मेरा सीए का, जो मेरी सीए की क्लासेस होती है उसके रिगार्डिंग लोगो है मेरा, वो मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो मैं अब बताइए क्या बेच रहा हूं? Service. सर्विसेज सर्विसेज बेचते नहीं है कभी भी, सर्विसेज देते रेंडर करते हैं। सर्विसेज क्या करते हैं बेटा? रेंडर करते हैं। गाम्या आवाज बेटा, बेटा किसी और को साउंड का इशू है? No, sir. No, sir. बेटा गाम्या एक बार आप अपने चेक करो सिस्टम से, या दोबारा लॉगिन कर लो आके एक बारी, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है साउंड को लेकर। आई होप आपके साथ नेटवर्क का या कोई इशू हो सकता है, इस वजह से ऐसा दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि बाकी बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ जी बेटा, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे कि मैं सर्विसेज बेचता नहीं हूं, सर्विसेज रेंडरिंग बोलते हैं इसे। सर्विसेज देना, गुड्स का बेचना अलग चीज होती है, सर्विसेज का देना अलग चीज होती है। और जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कभी भी अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, उनका सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता ही नहीं है। लेकिन हमारा काम ट्रेडिंग का है, तो हमारा हर क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ही बनेगा। ये आप कहीं पर भी लिख लीजिए, आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज, मुझे एक बात बताओ, ये ट्रेडिंग अकाउंट हम कब बनाते हैं? ईयर की बिगिनिंग में, ड्यूरिंग द ईयर, या ईयर एंड? During the बोलो बेटा। एक आंसर आया है मेरे पास, ड्यूरिंग द ईयर। Year end. हाँ जी बेटा, फिर से बोलो। Year end. ईयर एंड। देखो, आप पूरे साल में जितना सामान खरीदोगे, आप पूरे साल में जितना सामान बेचोगे, गुड्स बेचोगे, आप सेल करोगे, पूरे साल में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड करोगे, उन सबको समराइज कर कर एक ही बार ईयर एंड पे क्लोज करना है। तो ये हमेशा फॉर द ईयर एंडेड बनता है। और बेटा फॉर एग्जांपल मैं ईयर एंडेड बोलता हूं आपसे, 31 मार्च 2020 हमारा ये ईयर एंड है। यहां तक कोई डाउट है बताइए मुझे। no. यहां तक की बात क्लियर है? Yes, sir. आगे करें Yes. डिस्कस। गाँव में अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्या? काम्या कंफर्म करो एक बारी, साउंड अब ठीक है या नहीं है?
मुझे लग रहा है गाम्या ही नहीं है या नहीं है, तो सही गाम्या। गाम्या आवाज आ रही है मेरी? तो बेटा मैं आपके सामने इसका फॉर्मेट बना रहा हूं। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी डेट वगैरह नहीं आती है, कोई डेट नहीं आती है। सिर्फ एक बार आपने लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड, बस इसके बाद आपको कोई डेट का अलग से कॉलम नहीं बनाना। इसका बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेट है जिसमें आप सबसे पहले क्या लिखते हो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है सर जी? एलएफ का कॉलम भी नहीं होता? नहीं बेटा कुछ भी नहीं होगा, एलएफ कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं आएगा। ओके सर। और अब ये अकाउंट शुरू होगा, पता है कैसे? आप एक बात बताइए, अगर आप बिजनेस फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आपके ऑफिस या गोडाउन में कोई स्टॉक अवेलेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मैं मोबाइल का, क्या नाम है, सॉरी मोबाइल कह रहा हूं, रिमोट्स का बिजनेस करूंगा। तो रिमोट का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर प्लीज रिपीट। Please मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि अगर मुझे रिमोट्स का बिजनेस करना है, रिमोट की सेलिंग करनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? purchase परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बिजनेस पहले से कर रहा हूं तो क्या मेरे पास गोडाउन में कुछ रिमोट का स्टॉक हो सकता है? यस। और उस स्टॉक को मैं क्या बोलूंगा पता है अपने पास? टू ओपनिंग स्टॉक। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ओपनिंग स्टॉक। कोई डाउट तो नहीं इस बात से? नो सर। चलिए अब प्लीज मेरी बात को एक और ध्यान सुनना। बेटा ये रिमोट जो है ये क्या लगता है आपको, रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड है या फिनिश्ड है? फिनिश्ड। फिनिश्ड है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। आपके स्टॉक जनरली 3 फॉर्म में होते हैं। पहली फॉर्म रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरी फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश बोल सकते हैं इसे हम। और थर्ड फॉर्म है फिनिश गुड्स, बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म में है। आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी? फिनिश वाली? नहीं Yes, सर, sir. रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वाली? सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैं रिमोट खरीदता हूं और रिमोट ही बेच देता हूं, फिर फिनिश्ड। फिनिश आएगी। चलो मेरी अब दूसरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। सेकंड एग्जांपल, मैं रिमोट की प्लास्टिक खरीदता हूं और आगे प्लास्टिक ही बेच देता हूं। मैंने कि मैं रिमोट बनाता नहीं हूं, मैं रिमोट बेचता भी नहीं हूं, मैं रिमोट की प्लास्टिक खरीदता हूं और प्लास्टिक बेच देता हूं आगे। अब बताओ वो मेरे लिए कौन सी फॉर्म है? सर फिनिश्ड ही है। फिनिश्ड। मेरे लिए फिनिश्ड ही है। देखो मैं एक ट्रेडर हूं, मैं कभी भी कोई चीज बनाता ही नहीं, मैं तो जैसा आता है वैसा ही बेच देता हूं। यानी कि इन एवरी केस मेरे लिए, चाहे आप रिमोट बोलो, चाहे आप रिमोट की प्लास्टिक बोलो, चाहे आप रिमोट की सेल बोलो, मेरे लिए हर गुड्स, हर फॉर्म में फिनिश गुड्स की फॉर्म ही बोली जाएगी, वो किसी और फॉर्म में बोला ही नहीं जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इस बात से? नो सर। तो इसका मतलब ट्रेडर के लिए हमेशा उसके गुड्स एक ही फॉर्म में होते हैं, वो है फिनिश गुड्स। कोई डाउट इस बात से? बोलिए जी, क्लियर है यहां तक की बात? यस यस सर। सर। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ। मैंने लास्ट क्लास में एक एंट्री पूछी थी आप लोगों से परचेज की, गुड्स परचेज करने की एंट्री। बेटा गुड्स परचेज करने की एंट्री मुझे दोबारा से बताइए एक बारी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? अच्छा अगर मैंने क्रेडिट पे परचेज किया होगा तो purchases Creditors account. डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू
Creditor. क्रेडिटर्स अकाउंट। अच्छा, इन दोनों केसेस में परचेज क्या हो रही है? Debit. डेबिट। अच्छा, वो परचेज अब मुझे डेबिट में ही रखनी है या उसे क्लोज करना है? क्लोज करना है। Close क्लोज करना। करना है। क्लोज करने के लिए कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? क्रेडिट। Trading ट्रेडिंग account. अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री ट्रांसफर करने के लिए बताइए क्या होगी? Trading debit to purchases. वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो बेटा ये लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके सामने, टू परचेजेस। कोई दिक्कत तो नहीं? No sir. अच्छा, अगर मान लीजिए आपने पूरे साल भर में 1 लाख का सामान खरीदा और उसमें से 5,000 का सामान खराब आया, तो आप उस खराब सामान को रखोगे अपने पास या वापस कर दोगे? वापस कर देंगे। वापस। तो फिर एक्चुअली में कितने की परचेज की है आपने? 95,000. 95,000। तो जी इसी में से हम लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न। कोई डाउट? No sir. तो इसका मतलब जो ये बाहर आएगा ये ग्रॉस परचेज आएगा या फिर नेट परचेज आएगा? बोलो बेटा, ये ग्रॉस परचेज आएगा या नेट परचेज आएगा? The gross. नेट परचेज। ग्रॉस का मतलब क्या होगा, ज्यादा वाला या कम वाला? तो नेट होगा। ज्यादा। कामयाब, मेरे पास ना आपको अनम्यूट करने वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपका सिर्फ बाकी सबका आ रहा है आस्क टू म्यूट या अनम्यूट, लेकिन आपका कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। आपका एक मेरे को लगता है आपके ना सिस्टम जहाँ से आपने ज्वाइन किया है, अब चेक करो क्या अब हुआ कुछ? नहीं, आपका मुझे लग रहा है सिस्टम में कुछ इशू है। जिस फ़ोन से आप लॉगिन कर रहे हो ना उसके अंदर, बेटा बात सुनो, बाकी सब जब आप फ़ोन से लॉगिन करते हो तो क्या वो साउंड को ऑन करने के लिए पूछता है कुछ? सर ऑडियो ज्वाइन करना यस होता है। सर, जॉइन ऑडियो। यस गामे, एक बार बेटा चेक करो, ऑडियो ज्वाइन करना होगा आपको, क्योंकि आज आप पहली बार शायद हमारे पास ज्वाइन कर रहे हो ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही होगी ये वाली। एक बार चेक करिए क्या अब कुछ आवाज आ रही है? हाँ, अब आ गया मेरे ख्याल से शायद। कामयाब, आवाज आ रही है आपको? चलो जी, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट के ऊपर। तो हमने पहले ओपनिंग स्टॉक ले लिया है। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमने क्या लिखा है? परचेजेस। और परचेज में से माइनस क्या कर रहे हैं बेटा? रिटर्न। परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न का एक और नाम बताओ। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। तो क्वेश्चन में परचेज रिटर्न लिखा मिले या रिटर्न आउटवर्ड लिखा मिले तो आपने यहां से वो हटाना है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से खर्चे आएंगे, डायरेक्ट वाले या इनडायरेक्ट वाले? डायरेक्ट। यहां पर आएंगे बेटा आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा एक डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल दो, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा? कैरेज वेजेस। इनवर्ड। वेजेस, कैरेज इनवर्ड। बेटा वेजेस की एंट्री बोलो, वेजेस की जर्नल एंट्री बोलो। वेजेस डेबिट टू वेजेस डेबिट टू कैश। कैश। वेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस था या इनडायरेक्ट था? डायरेक्ट। डायरेक्ट था। expense। उसे क्लोज करने के लिए कहां ट्रांसफर करना था? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग account। अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी क्लोज करने की? ट्रेडिंग डेबिट टू वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो जी यहां पर आपका एक एक्सपेंस का नाम आ गया है वेजेस। मैं एक और नाम लिखने जा रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? वेजेस और सैलरी। वेजेस एंड सैलरी। सैलरी कहां पे, किसको पे करते हैं सैलरी? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉय कहां काम करते हैं? ऑफिस। ऑफिस में। क्या एम्प्लॉय गोडाउन में भी काम कर सकते हैं? यस यस सर। यस। लेकिन गोडाउन में अगर आप एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हो तो उसे वेजेस नहीं बोलोगे, बोलोगे उसे तब भी सैलरी। लेकिन सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है अगर आपने गोडाउन के किसी पर्सन को दी होगी तो। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो जी वेजेस लिखा होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरी लिखा होगा तो भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। आई बात समझ? यस। अच्छा, अगर सैलरी लिखी होगी तो क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट। Indirect। एक्सपेंस। इनडायरेक्ट। और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होगा?
सर तो भी Direct. वही इनडायरेक्ट। तो भी इनडायरेक्ट, क्योंकि वो वेजेस आपने ऑफिस में किसी लेबर को पे किया होगा। बात समझ में आई? यस सर। चलिए, मैं अब आपके सामने और खर्चे बताता हूँ कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। आपके साथ एक और है बेटा, कैरेज। कैरेज तो समझते हैं सब? Yes, sir. कैरेज क्या होता है? एक तरह से किराया जो आप पे करते हो ट्रांसपोर्टर को, किसी रेडी रिक्शा वाले को, टेम्पो वाले को, किसी भी तरह से जो आपने सामान लाने के लिए पे किया है। कैरेज इन वर्ड। कैरेज की जगह एक और वर्ड कॉमन है, कार्टेज। और अगर आप एयरवेज के थ्रू मंगवाते हो, एयर या शिपिंग के थ्रू मंगवाते हो, तो फ्रेट वर्ड यूज होता है। और ये सब किसके लिए हैं? इनवर्ड के लिए। बेटा इनवर्ड का मतलब सामान लाने के लिए या ले जाने के लिए? लाने लाने के लाने के लाने लिए। के लिए। जब आप सामान लेकर आते हैं तो कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इनवर्ड। अच्छा मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं बोलता हूं आपसे, कैरेज इनवर्ड लिखा है तो कहां लिखोगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट। अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा है तो कहां लिखोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Loss account. कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे बताओ, सिर्फ कैरेज लिखा है तो कहां लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? सर मान लेंगे कि इनवर्ड्स के लिए। क्यों मान लेंगे इनवर्ट्स ही होगा? पॉइंट है कि आपका आंसर गलत नहीं है, सही है आंसर, बट क्यों मान लेते हैं ऐसा? कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना किसी चीज के पीछे। अब एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं आपके साथ, और आप लोग खुद बताएंगे, इसके अकॉर्डिंग मुझे बताना। लेट्स से आप सब ऑलमोस्ट वेस्ट दिल्ली रहते हो, तो आप सब ने ये रोड का नाम सुना होगा। सुना है क्या? जेल रोड। यस सर। Yes. बेसिकली मैं बोलता हूं, मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है आपको कि भाई जेल रोड में ना एक फर्नीचर मार्केट है। अब मैं कहता हूं जी आपको अपने ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर खरीदना है। आप फर्नीचर मार्केट पहुंच गए, आपको वहां पर एक पर्सन मिला, एक शॉपकीपर मिला, जिससे आपने जो फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी आपने एक सोफा खरीदना था, वो सोफा फिक्स कर लिया। उसने बोला सोफा 50,000 रुपए का है, और आपने उसे 50,000 रुपए दे दिए। अब मुझे बताओ, ये सोफा आपने खरीदा, इस सोफे के घर लाने के या ऑफिस में लाने के पैसे कौन देगा? सर हम ही देंगे हम देंगे। हम। क्यों? क्योंकि हमने खरीदा है। हमने खरीदा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, फिर सोफे वाले की बनती है? हमारी। हमारी बनती है। अच्छा, क्या सोफे वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन सकती है, या फिर वो Yes, अपनी sir. मर्जी से ले सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये वाली यस सर सर। मर्जी से। अपनी मर्जी से। उसकी क्या अच्छा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी। 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 तो आप सोच के देखो, किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामान लाने के लिए होती है या सामान को भेजने के लिए होती है? लाने के लिए। लाने के लिए। इसीलिए हम ये मानते हैं कि वो इनवर्ड है। वो अज्यूम जो हम कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स वो सिर्फ उसकी होती है जो बायर होता है। अच्छा, क्या कोई ऐसे केसेस हैं जहां पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है? सोच के देखो। है कोई आइडिया? अच्छा एक बात बताओ, जोमेटो से खाना मंगवाते हो, क्या डिलीवरी चार्जेस पे करते हो? यस सर। अगर आप 50-100 रुपये का खाना मंगवा रहे हो, सिर्फ कोई छोटी मोटी चीज मंगवा रहे हो, तो वो डिलीवरी के पैसे ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने 400-500 रुपये का ऑर्डर किया, तो क्या कई बार डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाते हैं? यस। यस तो इसका मतलब ऑर्डर साइज पे डिपेंड करता है, या फिर मैं बोलूं सेलर पे डिपेंड करता है कि वो अब डिलीवरी चार्जेस को अपने एंड पे लेना चाहता है या लेना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, जैसे मैं कुछ बच्चे यहाँ पर भी हैं, काफी दूर से पढ़ रहे हैं हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में, तो उनको बुक्स डिलीवर करानी थी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती थी कि मैं उनके घर तक बुक्स पहुंचाऊं, उसके चार्जेस मैं पे करूं, खरीदने वाले का नहीं था। ये बर्डन मैंने अपने ऊपर लिया जी, मुझे पे करना है। तो इसका मतलब जो हम खुद अपनी जेब से पे करते हैं कैरेज आउटवर्ड,
वो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने आप लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी कुछ नहीं बोलता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बायर की होती है और बायर को ही पे करना होता है। बात समझ में आई आपको? यस सर। चलिए, तो जी मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट बता रहा हूं आपको। एक तो आ गया वेजेस, फिर आ गया आपके पास वेजेस एंड सैलरीज, फिर आ गया कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इनवर्ड। इसके अलावा इसमें बेटा क्या क्या वर्ड यूज होते हैं वो है कुछ ऐसे, पावर। गोडाउन वगैरह में हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज नहीं करके पावर वर्ड यूज करते हैं, पावर। लाइटिंग, हीटिंग, कोल, गैस, वाटर, कुछ ऐसे खर्चे, ये सब डायरेक्ट नेचर के खर्चे बोले जाते हैं। आप सबने कभी नाम सुना है ऑक्ट्रॉय? बोलो बेटा, सुना है कभी वर्ड ऑक्ट्रॉय वर्ड? नो सर। नहीं सुना। नो सर। मैं अभी एक वर्ड लिखता हूं, अब ये आपने सुन रखा होगा, यस सर। टोल टैक्स तो सुना होगा ना। जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो एक बॉर्डर आता है, बॉर्डर पे हमें टोल पे करना पड़ता है ना। यस इसी सर। तरह से जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं और गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे होते हैं तो स्टेट बॉर्डर पे भी कुछ टैक्सेस पे होते हैं, जिसको मैंने टोल टैक्स एक इजी लैंग्वेज में लिखा है, जो उनकी लैंग्वेज होती है वो ऑक्ट्रॉय होती है। अच्छा, क्या गुड्स को हम खरीदने के लिए आउट ऑफ इंडिया से भी खरीद के ला सकते हैं? यस सर। यस सर। तो इन दैट केस हमें पे करनी पड़ेगी कस्टम ड्यूटी, या फिर एक और वर्ड है इंपोर्ट ड्यूटी। ये सारे डायरेक्ट खर्चे हैं। देखो, ये सब खर्चे वो हैं जो गुड्स को गोडाउन में लाने के लिए किए जा रहे हैं। गुड्स को गोडाउन में लाने के बाद अगर उन पे कोई खर्चा कर रहे हो तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, पैकिंग एक्सपेंस है, गोडाउन का या फैक्ट्री का रेंट है। बट ये सब खर्चा वो खर्चा है जो गोडाउन के गेट तक इनकर्ड हो रहा है। एक बार गुड्स बाहर निकल गए ना तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो आपको? नो सर। चलिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसके बाद। मुझे एक वर्ड और लिखना है, रॉयल्टी पेड। रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी वर्ड सुना कभी पहले? बोलो बेटा, रॉयल्टी वर्ड सुना पहले कभी? नहीं सुना? यस सर। सुना है? क्या होता है रॉयल्टी? कुछ आइडिया है किसी को? बोलो जी। हाँ जी बेटा, नहीं पता? ये लीजिए, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए एक चीज लेकर आया हूं। लेट्स से आप सबके पास तो है ही वैसे, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ बुक्स। ये अकाउंट्स की कुछ बुक हैं जो कि मेरे सीए लेवल की बुक्स हैं, अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट ऐसे करके नाम है इनके। ये बुक को बेचने की पावर किसकी होनी चाहिए? आपकी। मेरी। आप बेच सकते हो ये बुक? नो सर। नहीं बेच सर। सकते। लेकिन क्या आप मुझसे बेचने की परमिशन ले सकते हो? यस सर। यस और सर। इस परमिशन के बदले में मैं क्या कुछ आपसे लूंगा? यस सर। रॉयल्टी। उसी को रॉयल्टी बोलते हैं। भाई ये मेरी चीज है, मैं ही बेचूंगा। अगर आप चाहते हो जी आप भी बेचें, कुछ आप भी कमाओगे मैं भी कमाऊंगा, तो आपसे जो मैं इसके बदले में पैसा लूंगा वो रॉयल्टी होगा। मेरे लिए इनकम होगी, आपके लिए एक्सपेंस होगा। तो रॉयल्टी पेड, अगर आप किसी का कोई सामान बेचना चाहते हो और उसको बेचने के लिए आपको कुछ कमीशन की फॉर्म में उसको पेमेंट करनी है, तो उसको हम जो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसमें रॉयल्टी वर्ड बोलते हैं। सर, हाँ जी बेटा। सर बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हाँ अंदर। बिल्कुल, ऑलमोस्ट। ये अलग अलग चीजों के लिए होता है। ये जैसे आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोला, इंटैंजिबल एसेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, और ये बुक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। तो बहुत सारी जगह है जहां पर ये यूज हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलूं? यस सर। चलिए, अब मुझे आप बताएंगे गुड्स के सेल करने की एंट्री, कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, डेटर्स टू सेल भी एंट्री होती है कोई?
यस Yes, सर। वो sir. कब होती है? जब लोन पे बेचो, जब हमने उधार पे। क्रेडिट पे बेचा, उधार पे बेचा हो। क्रेडिट। अच्छा एक बात बताइए, ये सेल जो है डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है? लास्ट क्लास में बात हुई थी इसके बारे में। डायरेक्ट है। Direct डायरेक्ट income। इनकम है। और डायरेक्ट इनकम को ट्रांसफर कहाँ करेंगे? Trading of ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री बताओ ट्रांसफर करने की trading debit to sales. ना। Sales debit to trading. सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग। सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? Trading account. और हमने बनाया भी वही है, तो यहां पर लिखा जाएगा बाय सेल्स। कोई डाउट? No, sir. अच्छा सेल की है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सामान चला गया और वो खराब निकले, कस्टमर वापस कर दे? Yes, sir. तो उसे क्या बोला जाएगा? Sales return. रिटर्न सेल्स रिटर्न। आउटवर्ड। अच्छा उसका एक और नाम क्या? रिटर्न इनवर्ड। Inward. इनवर्ड। चलिए ये जो बाहर आएगा ये कौन सी सेल होगी आपकी? नेट सेल्स। Net sales. जैसे ये क्या था? नेट परचेज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक बात बताना, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल अभी न्यू ईयर था, क्रिसमस था, आप लोग कहीं खाना खाने बाहर गए होंगे, किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे, आपका रेस्टोरेंट का बिल आया जी 2000 रुपए। उस बिल के अंदर कभी ध्यान से देखा कुछ और भी लिखा होता है? यस सर। क्या यस क्या लिखा सर। होता है? जीएसटी। जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, फिर वो कुछ सर्विस चार्ज भी लगाते हैं, कुछ ऐसी चीजें। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी उसने 5% जीएसटी, सीजीएसटी लिया 100 रुपए, एसजीएसटी लिया 100 रुपए और 20 रुपए ले लिया सर्विस चार्ज, एग्जाम्पल के लिए। टोटल अमाउंट आपने पे किया 2220 रुपए। ये सर्विस चार्ज किसको मिलता है पता है? एम्प्लॉयज को। Employees को. वेटर्स को, एम्प्लॉइज को। मतलब आप टिप दो या ना दो आपकी मर्जी है, अगर सर्विस चार्ज लगा है तो फिर टिप देना कंपलसरी नहीं है। वैसे भी टिप देना कभी कंपलसरी होता भी नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन सर्विस चार्ज करना भी कंपलसरी नहीं होता, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, लेकिन कुछ होटल्स लगाते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो तो दे दीजिए, अगर मना करोगे तो हम नहीं भी लेंगे। तो हम सर्विस चार्ज की तो बात ही नहीं कर रहे फिलहाल। उसके अलावा आपको पैसा मिला है 2200 रुपए। इसमें से रेस्टोरेंट के मालिक के कितने बनते हैं? 2000। 2000 या पूरे 2200? 2000 रुपए. 2000। तो फिर ये 200 किसके बनते हैं? Government. गवर्नमेंट गवर्नमेंट। के। तो मुझे बताओ आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में सेल कितने की दिखाओगे? 2000 की, 2200 की या 2220 रुपए की? 2220. 2220 बोलो बेटा। मैं यहाँ पर 2000 जो Sir, सेल्स 2000 दिखाऊं, मैं यहाँ पर जो सेल्स दिखाऊं वो सेल्स कैसी होनी चाहिए? जीएसटी को इंक्लूड करके या जीएसटी को एक्सक्लूड करके? एक्सक्लूड एक्सक्लूड करके। तो ये हमेशा होगी एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है आपको। सर इंक्लूड क्यों नहीं करते? बेटा इंक्लूड करोगे तो एक बात बताओ, ये सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी। यस सर। तो क्या ये सेल की वैल्यू जो बढ़ के आएगी वो सही वैल्यू होगी या गलत वैल्यू होगी? गलत। गलत, क्योंकि वो 200 रुपए पे क्या आपका हक है? नो No, सर। sir. नहीं। तो आपके लिए अल्टीमेटली आपके लिए सेल की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? जो विदाउट जीएसटी हो। डन। Yes, sir. सेकंड पॉइंट, हमारा रिमोट का बिजनेस था। हम रिमोट को खरीद रहे थे, रिमोट को बेच रहे थे। 1 रिमोट, 2 रिमोट, 10 रिमोट बेचने से पहले गाड़ी में लोड करते वक्त नीचे गिर गया और टूट गया। कस्टमर रिमोट खरीदेगा उसको या नहीं खरीदेगा? नहीं करी. No, नहीं sir. खरीदेगा। तो क्या लगता है अब आप इस रिमोट को आप खुद यूज करोगे या फिर क्या करने वाले हो? इस रिमोट का टूट गया, अब आपके काम का नहीं है, कस्टमर नहीं खरीदने वाला। डिकम्पोज। हाँ जी बोलो सर बेटा। रिपेयर नहीं हो सकता? नहीं रिपेयर, देखो रिपेयर होने को हो जाएगा, लेकिन अब उस प्राइस पे नहीं बिकेगा जिस प्राइस पे आप उसे एक्चुअली बेच सकते थे। सर एक्सपेंस। और ऐसा भी हो सकता है, Direct expense. ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही टूट जाए, किसी काम का ही ना हो, सिर्फ प्लास्टिक बचे, बस खराब हो गया बिल्कुल ही।
तो ऐसी चीजें बिकती हैं लेकिन किस नाम से? स्क्रैप। स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। और कई बार गुड्स किसी एबनॉर्मल रीजन से भी गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, आग लगने से खराब हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एबनॉर्मल सेल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? एबनॉर्मल सेल्स। सॉरी, एबनॉर्मल सेल्स कह रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस। लॉस सेल नहीं, लॉस। एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब कैसा लॉस हुआ? किसी नॉर्मल रीजन से या किसी एबनॉर्मल रीजन से? एबनॉर्मल। गुड्स का चोरी हो जाना नॉर्मल रीजन है या फिर एबनॉर्मल रीजन है? नॉर्मल। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। नॉर्मल नहीं है ये, चोरी होना नॉर्मल बात कहाँ बोली जाती है। और दूसरा, गुड्स में किसी तरह से आग लग जाती है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, नॉर्मल या एबनॉर्मल? लॉस। एबनॉर्मल लॉस। और इसके अलावा फाइनली जो आपके पास बच जाएगा वो आपका क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, आपको क्लोजिंग स्टॉक को लेकर एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत इनिशियली, बहुत स्टार्टिंग में बताया था। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ना होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। कुछ याद है कहां पे पढ़ा था ऐसा? सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हाँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहां पढ़ा था ऐसा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ना, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, प्रूडेंस का। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या था? अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको याद आएगा, एक शर्त लगाई थी हमने कि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएंगे तो मैं आपको 21,000 गिफ्ट करूंगा, और अगर नहीं आए तो आप मुझे गिफ्ट करोगे। कुछ याद आया? 99 आए तो। Yes, हाँ, sir. 99 ले लो यार। याद आया ये वाला एग्जाम्पल? तो तब मैंने आपको एग्जाम्पल देके एक बात सिखाई थी कि आपको जब मिलने थे ना तो आपको टेंशन नहीं थी, लेकिन जब आपकी जेब से जाने थे तो आपको बहुत टेंशन थी। तो अकाउंटिंग उस टेंशन को इन्वॉल्व करता है, कहता है फ्यूचर में होने वाले खर्चे के लिए, फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए तो हम रेडी रहेंगे। इनकम अगर आनी है तो आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन लोअर मतलब कम, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जांपल जी, कॉस्ट है 10, मार्केट वैल्यू है 9, तो आप किस पे वैल्यू करोगे? 9 पे। और बेटा कॉस्ट है 10 और मार्केट वैल्यू है 11, तो आप किस पे वैल्यू करोगे? 10। 11. विचएवर इज लोअर, 10 पे वैल्यू करेंगे हम। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का तरीका है, आगे जाकर आपको क्वेश्चन में बहुत जगह मिलेगा। बात समझ में आती है यहां तक की? यस सर। नाउ अब अल्टीमेटली ऐसा होगा, 99% केसेस में आपकी जो क्रेडिट साइड है ना वो हायर होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 है और जो डेबिट साइड है वो फॉर एग्जांपल 90 है, तो बेटा कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10। 10 का। और जो डिफरेंस डेबिट साइड में निकलेगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है B/F, बैलेंसिंग फिगर। कितना बैलेंस फिगर बचा? बोलो बेटा, कितना बचा बैलेंसिंग फिगर? 10। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि डेबिट साइड हायर हो और क्रेडिट साइड लोअर हो? यस सर। Yes, sir. तो इन दैट केस क्या बोला जाएगा? Loss. ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे? अकाउंट। और वो भी बैलेंसिंग फिगर ही होगी। जितना भी अमाउंट आएगा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अकॉर्डिंग लिख दिया जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए यहां तक। नो। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? No, sir. हाँ जी बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलें। तो Yes, sir. मैंने आपको एक ट्रेडिंग का बेसिक फॉर्मेट दे दिया है और बहुत डिटेल्ड फॉर्मेट दे दिया है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ट्रेडिंग में जो आ गया इसके अलावा कुछ भी बचेगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। ऑल्दो मैंने उसको भी समझाया आपको कि एक लाइन होती है गोडाउन के गेट की लाइन, उसके पहले का सारा खर्चा डायरेक्ट और उसके बाद का सारा खर्चा
इनडायरेक्ट। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? नो चलिए नो सर। मैं आपके सामने अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आता हूं ताकि आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाओ क्वेश्चंस के साथ भी। जब तक क्वेश्चंस नहीं करते हैं तब तक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आती किसी चीज की। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखना बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, और मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे क्या चीज मांगी है। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग account। अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट अच्छा, ये ट्रेडिंग अकाउंट जो मांगा है वो कौन से ईयर एंड के लिए मांगा है? 2020, 31 मार्च 2020 है ना। अच्छा मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन। सबसे पहले क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग Opening स्टॉक, क्या ये stock। आता है ट्रेडिंग में? यस सर। यस। यस सर। अच्छा गुड्स परचेज बताइए, आता है ट्रेडिंग में? यस सर। यस। फ्रेट एंड पैकिंग आता है ट्रेडिंग में? यस यस सर। सर, क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग में? यस सर। यस सेल्स Yes, आती sir। है ट्रेडिंग में? यस सर। यस Yes, सर, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स आता है ट्रेडिंग में? नो सर। सर। सिर्फ पैकिंग एक्सपेंसेस लिखा होगा तो आएगा, लेकिन अगर सेल्स वर्ड जोड़ दिया उसके साथ फिर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स गुड्स को बाहर जाने के लिए इनकर्ड हो रहा है। वो आपके सेल का, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करके दिखा रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट बेटा एग्जाम में प्रॉपर ये चीज मेंशन करनी है आपने। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर अमाउंट। एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहली चीज ओपनिंग स्टॉक ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप पूरी शीट जैसे मर्जी भरना, लेकिन पहली ओपनिंग स्टॉक और दूसरी परचेजेस। इसके बाद आप जो मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे खर्चे ऊपर नीचे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, खर्चे, फिर जीपी। बेटा कितना था ओपनिंग स्टॉक? 35,000। 25,000। परचेजेस कितनी थी? 140। फ्रेट एंड पैकिंग, 10,000, फ्रेट एंड पैकिंग कितना था? 10,000। 10,000। क्लोजिंग स्टॉक सेम, क्लोजिंग स्टॉक भी नीचे आएगा, सेल्स ऊपर आएगी। बस इसी में फॉर्मेट फॉलो करना है, बाकी जगह कहीं पे फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा बेटा बाई सेल्स 190। लो बेटा बताओ दोनों में से आपके हिसाब से हायर साइड कौन सी है? हायर साइड, क्रेडिट। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल कितना लग रहा है आपको? 2,20,000। 2,20,000। यहां पर भी 2,20,000। बेटा यहां पर डिफरेंस बचेगा तो वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर करते हैं कहां पर? प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग Profit and फिगर। बेटा ऊपर वाले तीन चीजों का टोटल बताओ कितना है? 49,000। 175। 140 बेटा 40 नहीं है, 175। 175। 175 और ये आ रहा है आपके पास 220। डिफरेंस कितना बचेगा? 41,000। 45,000। 5। कोई टेंशन, कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 Yes. करेंगे बेटा हमारे साथ में एक और। क्वेश्चन ने देखो कौन सा अकाउंट मांगा है आपसे? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग। ओपनिंग स्टॉक आता है उसमें? यस सर। Yes, यस सर, परचेजेस आती हैं? Yes, sir। सेल्स रिटर्न आती है? यस सर। यस सेल्स सर, रिटर्न सेल्स में से माइनस करेंगे या परचेज में से माइनस करेंगे? सेल्स। Sales, सेल्स में से। परचेज रिटर्न कहां से माइनस करेंगे? परचेज। परचेज में से, क्लोजिंग स्टॉक यस सर। आएगा? यस सर, यस सर। Yes, sir। कैरेज इनवर्ड आएगा? यस सर। यस सर, डेप्रीसिएशन, नो सर। नो सर। डेप्रीसिएशन। Yes, sir। ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
बोलो बेटा, डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग में आएगा? मैंने ट्रेडिंग में कहीं भी लिखवाया डेप्रिसिएशन? नो सर। नहीं लिखवाया। वैसे मैंने लिखवाया नहीं, और जनरली एग्जाम में या आपके 11th के लेवल पे आता भी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन लगता किस पे है? फिक्स्ड एसेट, एसेट्स एसेट पे, पे। एसेट के नाम बताओ कुछ। मशीनरी, Furniture. फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, प्लांट, और कुछ? व्हीकल्स, बिल्डिंग, Vehicles. बिल्डिंग, मोटर बिल्डिंग तो व्हीकल्स। नहीं होता सर। हाँ जी बेटा। सर बिल्डिंग पे नहीं लगता डेप्रिसिएशन। बेटा लैंड पे नहीं लगता, बिल्डिंग पे लगता है। ओके सर। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर गोडाउन में मिलेगा या ऑफिस में मिलेगा? दोनों Office. जगह, बोलिए। दोनों। Office. दोनों जगह, दोनों जगह हो सकता है वैसे। यस Yes, सर, और sir. देखो गोडाउन में भी लोग कहीं ना कहीं तो बैठते ही होंगे ना, ये तो नहीं जमीन में बैठ जाते हो जाके, कहीं ना कुछ तो बैठने की जगह होगी। तो फर्नीचर दोनों जगह हो सकता है, डेप्रिसिएशन दोनों जगह लग सकता है, लेकिन प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की, वो कहां मानी जाएगी? ऑफिस। ऑफिस। तो अगर डेप्रिसिएशन, सिर्फ डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा है, तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने की है, ट्रेडिंग में लाने की नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इस बात से? नो। ये लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 और कर रहा हूं आपके लिए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा एक बात सुनना, कभी क्वेश्चन में मान लो डेट नहीं दी है तो फॉर द ईयर एंडेड लिख के डैश छोड़ देना ऐसे करके, लेकिन लिखना जरूर है फिलहाल। अब अच्छा, अपनी मर्जी से डेट भी नहीं लिखनी है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा कि डेट क्या है तो मैंने डैश छोड़ दिया, बट ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई डेट लिख दी, वो गलत हो जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन? ओपनिंग स्टॉक कितना? Opening stock. 23,000, 23,000. 23,000। नेक्स्ट, परचेजेस कितनी? 29, अच्छा 29। अब मैं लाइन के अंदर लिखूं या लाइन के बाहर लिखूं? Line के अंदर। बाहर। लाइन के अंदर। क्यों? क्योंकि रिटर्न purchase इनवर्ड होना है। इसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस होना है, ये बात ध्यान रखना। सेल्स रिटर्न 500 रुपए। बेटा सेल्स रिटर्न कहां से माइनस होती है? सेल। Sales. Sales. तो जी ये लीजिए, सेल्स रिटर्न 500 रुपए। उसके अलावा सेल्स कितनी आ गई? 25,400 रुपए। परचेज रिटर्न आ गई 2400 रुपए। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ गया 47,700। कैरेज इनवर्ड आ गया 100 रुपए। डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, ये लीजिए, ये हो गया बेटा 26,600, ये हो गया 24,900। चेक करिए बेटा दोनों में हायर साइड कौन सी लग रही है आपको? Credit. क्रेडिट साइड। टोटल अगर हम करें तो कितना आएगा इसका? 00627, 72,600। और अगर मैं यहाँ से डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, जो कि ट्रांसफर किया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। दैट विल बी 49,700, 49,700, 22,600 और 22,900, 22,900, यस 22,900। कोई डाउट है या क्लियर है बात? Clear. मुझे एक चीज बतानी है बस आपको, क्वेश्चन नंबर 6 की लास्ट पॉइंट बताने वाला हूं, फिर आपको आज होमवर्क दूंगा क्लास का, बाकी आप घर से करके आएंगे। मुझे बताइए बेटा, ये स्टॉक दिया हुआ है कितना? 1,30,000। 1,30,000, और नीचे भी लिखा है कुछ, एनआरवी मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक 1,20,000। आप कौन सा लेंगे? 1,20,000। 1,20,000. बस दैट्स इट, लोअर वैल्यू ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो आपके मैंने दो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने करा दिए हैं, हो गए हैं। 4, 5, 6 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे अगर आपका कोई डाउट होगा, और मैं प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, उससे पहले मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ और बातें बतानी है, मैं वो बातें बताऊंगा आपको। ठीक है जी, यहाँ तक कोई Yes, दिक्कत sir. किसी को? Question number 4 का last बताना. क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट। बेटा ये पॉइंट मुझे पूरा टॉपिक कराना है आपको, बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप थोड़ा सा कोशिश करो अपने आप।
ये पूरी नेक्स्ट क्लास ना इसी पॉइंट के ऊपर चलेगी आपकी, जो मैंने बोला ना मुझे ट्रेडिंग का कुछ और बताना है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप थोड़ा ट्राई करके आना, जब मैं बातें बताऊंगा तो पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी ये वाली बात फिर, ठीक है? यस सर। चलिए फिर तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये शीट आपके ग्रुप में आ जाएगी। कीर्ति बेटा आपको भी शीट मिल जाएगी अभी सोनिया मैम से, तो आप वहां से पिक कर लेना। गाम्या आप भी सेम, ठीक है सर। ठीक है बेटा? चलिए ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। बाय बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय बेटा।